फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको आएगा अंतलवप्रीत बात नहीं करनी, काम ना करने को मैं बख्श सकती हूँ, बातें करोगे तो नहीं बख्शूंगी, कल मैंने बताया ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इज असर्शन ट्रू? अभी पूरा पढ़ लो, देखो कैसे पता लग रहा है, क्योंकि कितनी बार रिपीट करा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन। मुझे तो रात को सपने में भी यही लाइनें याद आ रही होती है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन। तो देखो तुम्हें पहले ही पता लग रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन, असर्शन ट्रू है। व्हाट अबाउट रीजन? द क्योंकि बाहर जाएगा तुम मंडे तक होमवर्क कर, जिंदगी भर होमवर्क ना कर, मुझे कोई फर्क नहीं, बात ना करियो, कल भी तेरे को डांट पड़ी थी। रीजन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला N-1D10। यस, फुली फिल्ड। जिंक 3D10, कैडमियम 4D10, मरकरी 5D10, और इसी वजह से ही वो ट्रांजिशन नहीं है। यानी कि इसका क्या ऑप्शन आएगा? A, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation। ये अपने आप में दोनों true हैं, और सिर्फ true ही नहीं है बल्कि इसी वजह से, क्योंकि जिंक 3D10, कैडमियम 4D10, मरकरी 5D10 फुली फिल्ड है, इसी वजह से जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन नहीं मानते। आपको क्यों लग रहा है रीज़न रॉन्ग है? क्योंकि उन्होंने 3D10 की जगह N-1D10 लिख दिया। क्या मैंने तुम्हें कितनी बार नहीं बोला कि 3D10 को हम N-1D10 बोलते हैं, 4D10 को भी हम N-1D10 बोलते हैं, या तो मैंने ना बता रखा हो। कितनी बार मैं तुम्हें बोलती हूँ कि गाइस 4s2 3D10 को NS2 N-1D10 बोलते हैं। कि कई बार तुम अगर इस टर्म को देख के वो मत हो जाना कि व्हाट इज दिस नाउ NS2 N-1D10। सो मेनी टाइम्स आई रिपीट कि जब तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3D, तब भी मैं बोलती हूँ कि ये मत बोला करो लेस गैप बिटवीन 4s एंड 3D। मैं यही बोलती हूँ कि बोला करो देयर इज लेस गैप बिटवीन NS एंड N-1D, क्योंकि हमें आंसर जनरल में देना होता है। अगर आप 4s और 3D बोलोगे मतलब आप सिर्फ 3D सीरीज़ की बात कर रहे हो। आपको 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, पूरे D ब्लॉक की बात करनी है। इसी के लिए 3D10 की जगह क्या लिखा जाता है? N-1D, और ऊपर क्या दे रखा है? 10, विच मीन्स इट इज़ फुली, और इसी वजह से तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? ओके, द सेकंड क्वेश्चन सेम ही है। असर्शन कह रहा है, अच्छा ये वाला अभी छोड़ दो क्योंकि ये एफ ब्लॉक में मैंने कराना है अभी, ये भी अभी छोड़ दो। ये अभी कराऊंगी। हाँ, ये देखो, ये असर्शन पढ़ो। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। जब मैंने तुम्हें वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक टेबल दिखाया था, याद है? नहीं याद होगा क्योंकि हम खोलते थोड़ा हैं, वहाँ ज़रा गौर से देखो। जब मैंने तुम्हें ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला दिखाया था तो वहाँ पे तुमने देखना चाहिए था कि क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी है। अगर ये टेबल याद होगा तो तुम्हें देखते ही पता लग जाता कि असर्शन इफ ट्रू, क्योंकि असर्शन में दे रखा था द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्रोमियम इज, ये टेबल नोट्स में बनाने के लिए भी दिया था, अगर बनाया होता तो ध्यान दिया होता। और मैंने ये भी बोला था कि गाइस टिल द मिडल ऑफ द सीरीज मैंगनीज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोइंसाइड्स विद दिस ग्रुप नंबर, यानी कि मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है? +7, क्योंकि इसका ग्रुप भी 7 है। और क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है? चारूशी क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6 है। तब भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर करके बताई थी कि टिल द मिडल ऑफ द सीरीज़ अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, आप तो कहोगे कि मैम हमने क्या याद कर रखी है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि मैंगनीज तक
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से कोइंसाइड करती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए था कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +6। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो क्या था क्वेश्चन, कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। इज इट ट्रू? इज असर्शन ट्रू? से यस। अभी तो दिखाया कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6। व्हाट इज द रीजन? क्रोमियम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन ns एंड n-1d ऑर्बिटल। अगर हम ns और n-1d को टोटल प्लस करते हैं, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, 4s1 3d 5, 4s2 3d 4 होनी चाहिए, बट ऑब्जर्व्ड वाली क्या निकली थी, 4s1 3d, उसको हाफ फिल्ड करने के लिए वो चला गया था। तो टोटल कितने होते हैं, एक s में और 5, तो 1 + 5 6, इसीलिए वो +6 शो करता है ना। वही तो वो रीज़न में बोल रहे हैं कि क्रोमियम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड n-1d ऑर्बिटल, यानी कि 4s और 3d के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को टोटल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शायद इसी वजह से ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये भी असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और कहीं ना कहीं रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। प्रीत, पता लग रहा है चीज़ें क्या हो रही हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। ये भी चलो अभी नहीं आएगा, अभी कुछ चीज़ें करानी है। हाँ ये बताओ प्रीत, क्वेश्चन रीड करो। टुडे आई एम नॉट वेल, प्लीज़ कोऑपरेट। हाँ बताओ। कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज लेस देन दैट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्या तुम्हें लगता है कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट क्रोमियम 2 पॉजिटिव से कम हो सकती है? मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d5। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते थे, √n × n+, और मैंगनीज की मैग्नेटिक मूवमेंट में जब तुम n की वैल्यू पुट करोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रोमियम से कम होगी। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे, एक S से और एक D से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो पढ़ते ही तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था कि यार हाउ कैन दे इवन राइट दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव इज लेस। मैंगनीज कुछ खास है यार, मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, मिडल में आता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे एलिमेंट तो तुम्हें टिप्स पर होने चाहिए। बात किसकी कर रहे हैं, कोई एरे गैरे की थोड़ा बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, Mn2 पॉजिटिव की। अगर जो खास एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमें ना याद हो, उनके बारे में भी हमें सोचना पड़े, तो दैट मीन्स वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। द मोमेंट यू लिसन कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव की बात हो रही है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट किसी से भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि इट हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, 3d5, 25 एटॉमिक नंबर। कितनी बार तुम्हें रिपीट कराया था। रीज़न तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीज़न कह रहा है हायर द एटॉमिक नंबर स्मॉलर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। हायर द एटॉमिक नंबर, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगी। ये भी ट्रू नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट का तो सिर्फ किस पे डिपेंडेंस होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एटॉमिक नंबर। हम ये भी नहीं कह रहे कि एटॉमिक नंबर घटने से मैग्नेटिक मूवमेंट बड़ा होता है, पर ये कहना कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से मैग्नेटिक मूवमेंट कम होता है, ये भी ट्रू नहीं है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। विच ऑप्शन? डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। हु विल टेल नाउ द नेक्स्ट? यस योगेश बताइए। असर्शन कह रहा है कि इन द सीरीज कैडमियम टू जिंक, जो पहली सीरीज थी कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम वाली, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। इज इट ट्रू? एटोमाइजेशन क्या थी? मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उनके बीच में क्या आ जाती है, मेटालिक। उनको तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 2 एटम्स के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाई। अब वो कह रहे हैं कि पूरी सीरीज में जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? सही बात है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में बॉन्डिंग होती ही नहीं। अब अगर बॉन्डिंग ही नहीं होगी, उसको तोड़ने के लिए क्या एनर्जी देनी? हाँ ट्रू है।
इन द सीरीज जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है? ट्रू नहीं है। पहले तो आधे बच्चों को याद ही नहीं होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता था। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पेयरिंग होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, पर जिंक के अंदर तो पेयरिंग होती ही नहीं है, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D फुली। तो जब उनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो क्या उनको तोड़ने के लिए कोई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी ना। तो ये बात तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि पूरी सीरीज में जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है? सो असर्शन इज, क्यों? रीजन देखो, जिंक हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पागल हो गए ये। जिंक के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ये कह रहे हैं कि जिंक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रीजन इज एब्सोल्युटली, बट असर्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जब असर्शन ट्रू होता है? यस, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 4 नंबर की आती है इलेक्ट्रोनाइट। अभी जिरकोनियम एंड हैफ्नियम कराना है लैंथेनॉइड कॉन्टेक्स्ट। चलो, अभी काफ़ी सारे दर्शन एंड रीज़न मैंने खुद छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अभी करानी हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं एफ ब्लॉक। कल हमने डी ब्लॉक फिनिश कर दिया था। जो 1-2 प्रॉपर्टीज़ कल जाते हुए मैंने कराई थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड और अलॉयज़ वाली, उनके नोट्स मैं आज भेज दूँगी। तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि जिनके स्टार्टिंग से लेकर डी ब्लॉक तक जो जो प्रॉपर्टीज़ मिसिंग हैं वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मुश्किल होगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एफ ब्लॉक। अब देखो, एफ ब्लॉक की कहानी वैसे मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताई है, लेकिन एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि जब डी ब्लॉक भर रहे थे पहले 3D सीरीज़ भरी, स्कैंडियम 21 से लेके 30 तक, जिंक तक। फिर हमारे पास 4D सीरीज़ भरी, याइटेरियम से कैडमियम तक, ये हमारी 4D सीरीज़ है। ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है। 5D सीरीज़ में कुछ अनोखी बात हुई। 5D सीरीज़ में कुछ अनोखी बात ये हुई कि जो पहला एलिमेंट है ना 5D सीरीज़ का, लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। अब ध्यान से देखना, ये तो डी ब्लॉक है। क्यों डी ब्लॉक है? क्योंकि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ज़ीनॉन 54 6s2 5d1, यानी कि अगर आप देखोगे इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है। डी ब्लॉक की डेफिनेशन यही थी कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तभी वो डी ब्लॉक है। अब लैंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में गया तो ये 5D सीरीज़ में रख दिया गया। बट लैंथेनम के बाद सीरियम ऑनवर्ड्स 58 सीरियम ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 5D के बजाय 4f में चला गया। सीरियम में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 5D के बजाय 4f में चला गया। ऐसा नहीं है कि 5D में जगह नहीं है, 5D में जगह नहीं है, 5D की जगह 4f में चला गया। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि 57 के बाद वाले 58 ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स थे, 58, 59, 60 एंड सो ऑन अप टू 71, उसमें 4f की फिलिंग होने लगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाने लग गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये लैंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 58 टू 71, जब इनमें इलेक्ट्रॉन 5D में जा ही नहीं रहा, अभी 5D में जगह थी, देखो पहले 5D में गया इलेक्ट्रॉन, बट किसी कारणवश वो 5D की जगह किस में जाने लग गया? 4f में। 4f1, 4f2, 4f3, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि पूरा 4f भर नहीं गया। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन एलिमेंट्स को हम घर से बाहर निकाल के एक अलग जगह दे देते हैं। क्यों इनको अलग से बाहर निकाल दिया गया? क्योंकि हम इनको डी ब्लॉक में रख नहीं सकते थे, हम इनको मेन पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में रख नहीं सकते थे, क्योंकि दे आर नो मोर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है नहीं। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि हम इनको रखें कहाँ। तो उन्होंने क्या किया, इनको एक नीचे अलग सी सीरीज़ दे दी बाय द नेम ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, इनका नाम लैंथेनॉइड्स क्यों रखा गया? क्योंकि अगर आप गौर से देखिए, ये एलिमेंट जिसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग आफ्टर लैंथेनम। ये किसके बाद शुरू हुआ है? लैंथेनम के
बाद। तो ये जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ यहाँ पे तैयार हुई विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, जिसमें 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही थी, उनको नाम दे दिया गया लैंथेनॉइड्स का। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी इस पूरी सीरीज़ में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन आपने कैसे याद रखनी है? एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, एक मैं टर्म बना रही हूँ ल्यूसीगढ़। ल्यूसीगढ़ का मतलब है कि एक एक्सेप्शन है जो कौन शो कर रहा है, ल्यू से ल्यूटीशियम यानी कि आखिरी वाला एलिमेंट ल्यूटीशियम। पूरे लैंथेनॉइड्स में हमें 4 एक्सेप्शन दिख रही हैं। एक दिखेगा लास्ट वाला एलिमेंट ल्यूटीशियम दिखाएगा, एक दिखाएगा सीरियम जहाँ से लैंथेनम के बाद वाला पहला एलिमेंट सीरियम, और गढ़ ल्यूसीगढ़ गैडोलिनियम। अब ये क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देखना। अगर आप सारे एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, एक्सेप्शन वाले नहीं, बाकी देखो 6s के बाद 4f की फिलिंग हो रही है, 5d की नहीं हुई। 6s के बाद किसकी फिलिंग हो रही है, 4f की, 5d की नहीं हुई क्योंकि ये d ब्लॉक नहीं है, ये क्या है, f ब्लॉक। यहाँ पर भी 6s के बाद किसकी फिलिंग हो रही है, मतलब 6s के बाद होनी किसकी चाहिए थी, 5d की, बट 5d की बजाय इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, 4f में। तो 4f में जा रहे हैं, 4f में जा रहे हैं, 4f में जा रहे हैं। एक गैडोलिनियम जो मैंने ल्यूसीगढ़, जो लास्ट वाला गैडोलिनियम, इसमें अगर आप देखोगे कि 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, फिर f में जा रहे हैं। एक गैडोलिनियम पे तुम्हें दिखेगा कि 6s के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जा रहे, एक इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5d में। एक सीरियम में दिखेगा कि 6s के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जा रहा, एक किस में जा रहा है, 5d में। और ऐसा एक लास्ट वाले एलिमेंट में दिखेगा ल्यूटीशियम में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 5d में होगा, बाकी पूरे एफ ब्लॉक में 5d में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। आई अगेन रिपीट, अगर आप 14 के 14 एलिमेंट्स तो याद नहीं कर सकते, ना ही हमने करने हैं, हमने तो बस ये याद रखना होता है कि ये सीरीज़ शुरू कहाँ से हो रही है। तो ये सीरीज़ शुरू हो रही थी लैंथेनम के बाद सीरियम से, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, है ना। अब मैं ये कह रही हूँ इनको एफ ब्लॉक क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 5d की जगह 4f में जा रहा था। 6s2 4f1, 6s2 4f2, 6s2 4f3, है ना। लेकिन पूरी सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स जो आपने याद रख के जाने हैं कि जिनमें 4f से पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, ल्यूसीगढ़ में एक एक्सेप्शन सीरियम पे दिखी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 5d में गया, फिर 4f में आया। फिर गढ़ गैडोलिनियम पर ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया, फिर 4f में गया। और अब इसका रीज़न कोई है नहीं, आप जितनी मर्जी किताबें छांट लो कि ऐसा ल्यूसीगढ़ पे क्यों हो रहा है। मुझे जो लगता है वो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि गैडोलिनियम पे ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब बाकी एलिमेंट्स में सीधा 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो गैडोलिनियम में भी 6s के बाद सीधा 4f में चले जाते। एक इलेक्ट्रॉन को d में जाने की क्यों पड़ी थी, ज़रा गौर से देखो। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 5d में देता है तो उससे उसके 4f में कितने जा रहे हैं, 7, एंड 4f 7 इज़ हाफ फिल्ड। जैसे d ऑर्बिटल कब हाफ फिल्ड होते हैं, 5 पे f के 7 ऑर्बिटल होते हैं। f के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो गैडोलिनियम को फ़ायदा है कि अगर वो अपना d में, अगर वो पुराने एलिमेंट्स को कॉपी करता कि d में भेजना ही नहीं है, तो वो d की जगह f में अगर भेजता तो उसके 4f में कितने जाते, 8। 4f में कितने जाते, विच इज़ नाइदर हाफ फिल्ड नॉर। तो गैडोलिनियम को लगा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना 5d में भेज देता हूँ, उसके बाद अगर 7 इलेक्ट्रॉन 4f में भेजता हूँ, तो प्रॉबेबली 4f मेरी हाफ फिल्ड रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कभी भी f में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते और कभी भी f में 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहते। इसलिए सीरियम में भी क्या हो रहा था, सीरियम में अगर 5d में ये इलेक्ट्रॉन ना भेजता तो f में 2 रखने पड़ते।
एफ में 2 भी नहीं रखते, इसका कोई कारण नहीं है, बस ये याद रख लो कि एफ में कभी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। इसीलिए कहीं ना कहीं सीरियम में भी 4f से पहले 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5d में। गैडोलिनियम में भी 4f से पहले 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5d में। और लास्ट इलेक्ट्रॉन ल्यूटीशियम में, ल्यूटीशियम से पहले 4f पूरा भर चुका था 14, तो ल्यूटीशियम में अगर ये 5d में ना भेजता तो 4f में इसको कितने भेजने पड़ते, 15। 4f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 14, तो शायद इसने 1 इलेक्ट्रॉन 5d में डाल दिया। मतलब इनके, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप किताबें छांट मारो, इनका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं पता, बट हमने अपनी तरफ से ये रीज़न याद रखने हैं कि पूरी सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें 6s के बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाता हुआ नज़र आ रहा है, 5d में। उसके बाद 4f की फिलिंग हो रही है। अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स देख लो, 6s के बाद सीधा 4f, 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 6s के बाद सीधा 4f। सिर्फ कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें 6s 2 के बाद 5d में 1 गया है, उसके बाद 4f में एंट्री हुई है ल्यूसीगढ़। जैसे याद होता है गोविंदगढ़, गढ़, रामगढ़, ऐसे याद हो जाएगा कि कौन से 3 एलिमेंट्स की एक्सेप्शन मैंने बताई है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6s के बाद एक आधा 5d में गया है और उसके बाद 4f की फिलिंग हुई है। ल्यू से ल्यूटीशियम, ल्यूसीगढ़ में ल्यू से ल्यूटीशियम, इसमें 6s के बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 5d में। उसके बाद 4f में कितने गए हैं, 14, क्योंकि अगर 5d में ना जाता तो 4f में कितने भेजने पड़ जाते, 15, जबकि जगह ही कितनी है 4f में, 14 की। तो ल्यू का याद हो गया रीज़न। सी, ल्यूसी, सीरियम पहला एलिमेंट था, पहले एलिमेंट में अगर वो डी में ना भेजता तो उसको 6s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4f में भेजने पड़ते। एफ में 2 इलेक्ट्रॉन भी कभी नहीं ठहरते, 2 नहीं ठहरते, 8 नहीं ठहरते, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन उसने डी में भेजकर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया, एफ में। एंड द लास्ट ल्यूसीगढ़, गैडोलिनियम में भी कुछ ऐसा हुआ कि अगर वो 6s के बाद सारे इलेक्ट्रॉन 4f में भेज देता तो 4f में कितने हो जाते, 8, विच इज़ नाइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। इतना याद हुआ है, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन है, अगली सीरीज, एक तो लैंथेनॉइड सीरीज है, मैं दिखाती हूँ। अगली सीरीज है, ये लैंथेनॉइड सीरीज है। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज मैंने कौन सी पढ़ाई है, गाइस बोलो प्लीज, आई एम नॉट वेल, आई कांट स्पीक लाउड टुडे। पहली सीरीज मैंने एफ ब्लॉक की कौन सी पढ़ाई है, जो लैंथेनम से निकली है, जिसको क्या बोला जाता है, लैंथेनॉइड। इसमें कौन कौन सी एक्सेप्शन मैंने कराई, ल्यूसीगढ़। और अगली सीरीज जो है उसमें 6 एक्सेप्शन है। एक था पागल यूं नाचा कमरे में, एक था पागल यूं नाचा कमरे में, ठीक है। ये क्यों एक्सेप्शंस हैं इसमें मैं बाद में आऊँगी, बट इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि एक था पागल यूं नाचा कमरे में, ये वाली एक्सेप्शन है। चलो एनीवेज एक्सेप्शन पे हम बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 सीरीज हैं, एक लैंथेनॉइड्स और एक एक्टेनॉइड्स। लैंथेनॉइड सीरीज 5d सीरीज से निकली है। लैंथेनॉइड कौन सी सीरीज से निकली है, 5d सीरीज। कहाँ से निकली है, वो क्यों वो एफ ब्लॉक क्यों है, क्योंकि 5d की जगह उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, 4f में। कहाँ जाने लग गए, पर पूरी 4f सीरीज में ऐसे कौन से 3 एलिमेंट हैं जिनमें 4f में तो गए पर उससे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 5d में गया, उससे पहले 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5d में। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ल्यूसीगढ़ ना लिखा ना, ल्यू से ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलो मेरे साथ, 71 तो एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन 6s2
5D में 1 गया, फिर 4F में 14। कैसे याद रहेगा 14? क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट है। ल्यूसीगढ़ में ल्यूटीशियम लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाले में एक्सेप्शन है, तो इसलिए 6s के बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में डालना है? 5D में। फिर 5D के बाद कितने इलेक्ट्रॉन F में भेजने हैं? 14। ठीक है, बीच में ल्यूसी, सी स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग में भी 6s 2 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया? 5D में। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ किस में गया? 4F में। गढ़ में गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 मिडल में आ रहा है। इस मिडल वाले एलिमेंट में भी यही हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? 6s में। फिर 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया? 5D में। फिर बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन किस में गए? 4F में, टू मेक इट हाफ फिल्ड। ठीक है, अब इन F ब्लॉक एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज F ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द नेम रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स। जबकि आज की डेट में ना ये रेयर हैं, मतलब जब ये पहले डिस्कवर हुए थे तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को लगता था कि दे आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी एंड प्रोबेबली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। लेकिन आज की डेट में ये दोनों बातें गलत हैं, ना तो ये रेयर हैं ना ही ये अर्थ में पाए जाते हैं ऑलवेज, तो इसीलिए बट अब इनका नाम नहीं बदला, दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन। इनका नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है? डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या था? ट्रांजिशन। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या था? योगेश, कैन यू टेल मी व्हाई डी ब्लॉक आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल? पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, यही शब्द निकलने चाहिए। डी ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों था? क्योंकि उनके अंदर क्या थे? पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, नहीं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, D1 D2 D3 D4 पार्शियली फिल्ड है डी ऑर्बिटल। डी एलिमेंट ही पार्शियली फिल्ड नहीं है, उनके डी ऑर्बिटल क्या है? पार्शियली, with the only exception which is not partially filled is zinc, cadmium and कौन थे जो जिंक कैडमियम मरकरी जो पार्शियली फिल्ड नहीं थे? जिंक कैडमियम, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3D10, कैडमियम की, मरकरी की, और अगर जनरल लिखनी हो N-1D10, जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखा करो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक जिंक कैडमियम मरकरी की? N-1D10। दैट इज़ वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। बट अब ये जो हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डी ब्लॉक से निकले हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कहाँ से निकले हैं, तो इसलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन पड़ गया। ऐसा नहीं है कि डी ब्लॉक ख़त्म हुआ फिर F ब्लॉक बने, ये निकले अंदर इनसे निकले हुए हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डी ब्लॉक ओनली, तो बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डी ब्लॉक इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया? इनर ट्रांजिशन। तो अब तुम्हें पता लग गया कि हम डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ना क्या है? F ब्लॉक। F ब्लॉक की मैंने तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन दे दी कि देयर आर 2 सीरीज ऑफ F ब्लॉक। कौन बातें कर रहा है? जनरल इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दे दी कि 2 सीरीज़ हैं जो पीरियोडिक टेबल के एंड में प्रेजेंट हैं, जिनको F ब्लॉक का नाम दिया गया। एक लैंथेनॉइड सीरीज़ जो 5D सीरीज़ से निकली थी, बट उसमें 4F की फिलिंग होने लगी थी, केम आफ्टर लैंथेनम, सो इट्स नेम वॉज लैंथेनॉइड। और दूसरी सीरीज़ में क्या हुआ कि 6D की जगह 5F की फिलिंग होने लगी। 6D की जगह किसकी फिलिंग होने लगी? 5F1, 5F2, 5F3, 5F4, 5F5 एंड सो ऑन अप टू 5F14। अब सबसे पहले मैं लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ाऊंगी आज। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इससे पहले हम लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ें। क्या कोई बच्चा है जो मुझे लैंथेनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है? सबकी तो तुमने देख ली, 6s2 4F1, 6s2 4F2, 6s2 4F3 विद एन एक्सेप्शन कि किसी में 5D में आ रहा है। बट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी ने बतानी हो, देखो F ब्लॉक क्या होते हैं कि 6s की जगह 5D की जगह इलेक्ट्रॉन 4F में जा रहा है, यही हो रहा है ना? 1 to 14, 6s में 2 जा रहे हैं, कभी कभी D में 1 चला जाता है, कभी कभी D में 1 चला जाता है, पर F में जा रहे हैं। तो जनरल कैसे देंगे? देखो सारे जनरल, इसको N मानो, NS2, तो 5D क्या हो गया? N-1D, जिसमें जा नहीं रहे, कभी कभी 1 चला जाता है। D में वैसे जाते नहीं है, कभी कभी कहाँ चला जाता है?
एक चला जाता है, वो ल्यूसी गढ़ वाले में, है ना। इसीलिए ये लिखना ज़रूरी है कि NH2 के बाद किसकी बारी आई, N-1 डी की, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए नहीं, बट कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया और F में कितने गए, 1 2। कितने बच्चों को ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F ब्लॉक की समझ आती है कि वैसे तो हम F ब्लॉक की कन्फिग्रेशन ऐसे ही बताते हैं 6s2 4f1 6s2 4f2 6s2 4f3, है ना। लेकिन कभी कभी ल्यूसी गढ़ वाले एक्सेप्शंस में 6s की जगह 6s के बाद 4f की जगह एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 5d में, और उसके बाद 4f की पूरी कंप्लीट फिलिंग होती है। तो अगर हमने इसी चीज़ को जनरल रिप्रेजेंट करना हो तो 6 विच इज़ the outermost shell will be written as NS2, 5 which is the penultimate shell, 1 less, उसको हम N-1d लिखेंगे, जिसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1। अब कई बच्चों जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको लगता है डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाते हैं, तो यहाँ पे वो 10 लिखाते हैं। अरे डी में 10 जाते हैं, बट इस केस में डी में गए नहीं हैं, वो तो कभी कभी एक चला जाता है। तो इसीलिए अगर आप एक देखोगे तो 0/1 है, इट्स नॉट 10, इट्स नॉट 10, इट इज़ 0/1। और F का कौन सा शेल है, N से 2 कम, यानी कि N-2। So are you able to learn the general electronic configuration of lanthanoids? It can come in MCQ that what is the general electronic configuration of lanthanoids या F block। तो क्या बोलोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोलो मेरे साथ, NH2 N-1d 0/1 N-2 F1 to 14। Are you guys getting? अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर तुमने नोट करा हो, जब मैंने तुम्हें ट्रांजिशन मेटल, ध्रुव प्लीज, यू नो मैं बिल्कुल आई एम जस्ट अबाउट टू फेंट टुडे, स्टिल आई एम टीचिंग। तेरे तो वैसे दिल नहीं लग रहा, जाओ फिर। फिर हमेशा के लिए जाओ। हाँ जी, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करी थी, अब मैं बार बार फ़ोटो दिखाऊंगी तो तुम्हें ज़्यादा समझ आता है, तो देख लो। तो मैंने तुम्हें दिखाया था कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो वो मैंने बॉक्स दिखाया था कि दे शो +2 +3 +4 +5 +6 +7। उसका कारण मैंने क्या दिया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आप मैंगनीज ले रहे हो 4s2 3d5, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में 3d के भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब 4s के 2 और 3d का 1 करेगा तो 2 + 1 3, यहाँ पे 3 आएगा। जब 4s के और 3d के 2 करेंगे तो 2 + 2 4। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की एबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं इस कारण की वजह से थी कि आउटर मोस्ट शेल NS तो पार्टिसिपेट कर ही रही थी, बट जो D के ऑर्बिटल थे N-1d वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ड्यू टू लेस एनर्जी गैप। इसका भी कारण दिया था, ऐसे क्यों कि 4s के इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल है, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। अंदर वाली 3d ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कल भी मैंने तुम्हें रोज़ ही ये चीज़ बताई है कि 4s और 3d में एनर्जी गैप क्या होता है, लेस, यही कारण था ना। बट फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बट विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबसे कॉमन है, दैट इज +2, क्योंकि +2 तो सब दिखाते ही दिखाते हैं। जिंक जो कोई और नहीं दिखा रहा, पर फिर भी वो कौन सी दिखा रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट दो दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रांजिशन मेटल्स दो दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट इफ question comes in our exam that what is the most common oxidation state of D block या what is the most common oxidation state of transition metal, so आपका आंसर क्या होना चाहिए, +2। Now coming to F block, मैं क्यों बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप पहले वाली चीज़ें ना भूलिए। अगर हम F block यानी कि लैंथेनॉइड्स की बात करें, पहली सीरीज़ की बात करें, then the most common oxidation state shown by lanthanoid is +3। ये नहीं है कि ये भी ऐसे करेंगे, +2 भी दिखाएंगे, +3 भी दिखाएंगे, +4 भी दिखाएंगे, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज +3। उसका कारण ये है कि इनके F के इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व होते नहीं,
जैसे उसमें था ना कि NH2 के साथ 3D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे? क्यों मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज क्यों शो करता था? क्योंकि मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d5। 4s के साथ 3d के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाते थे। कभी 4s के साथ 3d का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता था +3, कभी 4s के साथ 3d के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते। लेकिन लैंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं है कि दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दे ओनली शो द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 विद एक्सेप्शंस। लाइक कुछ एलिमेंट हैं जो +2 और +4 दिखा देते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? +3। और विद एन एक्सेप्शन ऑफ +2 +4, यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 और +4 भी दिखा देते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो +2 और +4 दिखाएंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन से खुद ही जज कर लोगे। देखो सीरियम कौन सी दिखाएगा? पहला एलिमेंट सीरियम है। सीरियम कहेगा कि मैंने +3 दिखानी है ना, क्योंकि मैं लैंथेनॉइड हूँ, लैंथेनॉइड +3 दिखाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन S से लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ करेगा? 5d से। उसके बाद इसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1। सीरियम सोचेगा कि क्यों ना मैं 4f का एक और लूज़ कर दूं, क्योंकि अगर इसने 4f का और एक और लूज़ कर दिया तो ये भी 6s भी 0 हो जाएगा, 5d भी 0 हो जाएगा, 4f भी क्या हो जाएगा? 0। और सीरियम इसके पीछे नोबल गैस ज़ीनॉन है, मतलब ये नोबल गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब सीरियम बाकी एलिमेंट्स की तरह +3 नहीं दिखाएगा, क्योंकि सीरियम को पता है कि मैं 3 लूज़ कर तो रही हूँ, अगर मैं एक और लूज़ कर दूँ, सीरियम अगर एक और लूज़ कर दे तो सीरियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी? +4 के +3? ऑफ कोर्स +4। क्यों? 3 लूज़ करके उसको कोई फ़ायदा नहीं है। 3 लूज़ करने के बाद उसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? विच इज़ नाइदर हाफ फिल्ड नॉर वेकेंट। क्योंकि मैंने आपको डी ब्लॉक में भी बताया था कि सिर्फ 3 ही कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, या तो वो फुली फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो, या जो बिल्कुल ही खाली हो। तो सीरियम को पता है कि मैं 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हूँ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6s एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5d। बट अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी 4f में कितने हो जाएंगे? 0, और मैं एक नोबल गैस जीनॉन बन जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद 54 इलेक्ट्रॉन जीनॉन में जाते हैं। तो दैट मीन सीरियम एक +4 दिखाता है, अनलाइक दी अदर एफ ब्लॉक एलिमेंट जो +3 दिखाते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, योर आंसर विल बी +3। बट विच एलिमेंट शोज +4? विच एलिमेंट शो +4? सीरियम। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है 63, यूरोपियम। यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे गैडोलिनियम से पहले वाले की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 4f7। यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 4f7। अब ये कहेगा कि मैं बाकी लैंथेनॉइड्स की तरह 3 क्यों शो करूं? अगर मैं 2 लूज करता हूं मैं हाफ फील्ड रह जाऊंगा। अगर यूरोपियम +2 शो करता है तो 2 लूज करके इसके 4f में कितने रह जाएंगे? 7। लेकिन अगर ये देखा दिखाई करे कि नहीं मेरी पूरी सीरीज़ की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मैं तो +3 लूज़ करूँगा, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन 4f से लूज़ करेगा, तो उसका 4f 7 से 4f 6 हो जाएगा, विच इज़ नॉट हाफ फील्ड नॉर। तो यूरोपियम कहेगा कि नहीं मुझे किसी को देखना नहीं है, बाकी पूरी सीरीज़ दिखाती होगी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बट मेरे केस में मेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी? +2। अब कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम डू वी नीड टू लर्न द होल सीरीज़? गाइज डोंट लर्न द होल सीरीज़, बट द एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शन है जो बाकी सीरीज़ से थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, उनको तो हम याद कर सकते हैं ना। हम इतना तो याद कर सकते हैं कि पूरी सीरीज़ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करती है? +3। बट यूरोपियम विच लाइज इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, यूरोपियम विद एटॉमिक नंबर 63, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट वाली कौन सी होती है? 4f7 6s2। उसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के फ़ायदा नहीं है, उसको सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के फ़ायदा है? +2। बिकॉज 2 लूज़ करने के बाद उसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 7, विच इज़ हाफ फील्ड, एंड एक्स्ट्रा
स्टेबल। तो मैंने कौन से दो एलिमेंट्स दिखाए जो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में? एक तो सबसे पहला वाला एलिमेंट सीरियम, जो कि +3 की जगह कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में बिलीव कर रहा है? +4, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन 6s के और 1 इलेक्ट्रॉन 5d का तो लूज कर ही रहा था, फिर उसने 4f का एक और लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की एक्वायर कर ली। और ऐसा ही मिडल ऑफ द सीरीज यूरोपियम में हुआ कि उसने 3 की जगह सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली? हाफ फिल्ड, विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड अबाउट लैंथेनॉइड्स कि एक तो लैंथेनॉइड्स में 4f के बाद 6s के बाद 4f की फिलिंग होती है। बट कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है? ल्यूसी गढ़। कौन से 3 एलिमेंट्स है जिनमें 6s के बाद 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया था? ल्यूसी गढ़। ल्यू इज़ द लास्ट एलिमेंट, ल्यूटीशियम। सी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, सीरियम। गैडोलिनियम इज़ द मिडल, मतलब एग्जैक्ट मिडल, या एग्जैक्ट मिडल यूरोपियम पे आता है, उसके नीचे वाला गैडोलिनियम। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंथेनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोलो सारे कोरस में। NH2 N-1d, जिसमें 0 होते हैं बट स्लैश, that one is for those exceptions, that one is for those exceptions जिनमें कभी कभार 5d में 1 इलेक्ट्रॉन घुस जाता है। एंड उसके बाद N-2f12, जब ये गए तेरे को समझ आता है ना, तुम लोग को लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, तेरे को भी समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ाया कि द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, what was the most common oxidation state of transition metals? ट्रांजिशन मेटल की +2 3, F ब्लॉक लैंथेनॉइड्स की कौन सी है? +3, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स जो कि +3 की जगह कोई और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में बिलीव करते हैं। सबसे पहले सीरियम, जो कि +3 की जगह कौन से दिखाने में बिलीव कर रहा है? +4। और उसके बाद मिडल ऑफ द सीरीज में यूरोपियम, जो कि +3 की जगह कौन सा दिखाने की शो कर रहा है? +2। ठीक है, हाँ 2 ही करेगा ना, क्योंकि 2 के बाद ही उसके कितने हो जाएंगे? 7। तो बाकी कल करेंगे, लेकिन आज मैं जो डी ब्लॉक के नोट्स दूंगी जो कल शायद मैंने नहीं दिए थे, वो कंप्लीट कराना। ना ना ना, हाँ जो गुमसुम क्यों है? तो आज मन नहीं लग रहा है? क्या है आज? अच्छा आज था वो। कितने डाले? फीस मतलब? 300। अच्छा 1500 डालो। तो तू क्यों नहीं गया फिर? मेरा मैम मन नहीं है, अब शायद 6:30 जाऊँगा। कितने से कब मतलब कितनी देर के लिए? क्या कितनी 7:30 तक है? है क्या मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? ऐसे तो शहरी का है तो